तो हमने देखा था कि कैसे एक क्रिकेट में फील्डर जब हाई स्पीड बॉल आ रही होती है तो उस बॉल को कैच करते वक्त अपने हाथों को पीछे की तरफ पुल करता है। क्यों? इससे उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है और बॉल एकदम से स्टॉप नहीं होती। अगर वो सडनली बॉल को स्टॉप करेगा, सडनली स्टॉप करने से टाइम कम हो जाएगा और टाइम कम करने से क्या था, फोर्स बढ़ जा रहा था। क्योंकि उसका मोमेंटम तो बॉल का चेंज जो था मोमेंटम में वो तो फिक्स था, क्योंकि उसकी पहले उसका मास फिक्स है बॉल का, वो चेंज नहीं हो रहा। जो पहले जो उसकी वेलोसिटी थी, जिस वेलोसिटी से वो आ रही है वो चेंज नहीं हो सकती, वो एंड में रुक जाएगी, ये भी चेंज नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो सडनली स्टॉप करेगा तो टाइम कम हो जाता था और स्लोली स्लोली स्टॉप करेगा तो टाइम ज्यादा था। तो अगर बॉल सडनली स्टॉप करेगा तो क्या होगा, देन इट्स हाई वेलोसिटी डिक्रीज टू जीरो इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर वो सडनली स्टॉप करेगा फील्डर तो क्या होगा कि जो बॉल की वेलोसिटी है वो हाई वेलोसिटी सडनली जीरो हो जाएगी और इससे टाइम क्या होगा, कम मिलेगा। दस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल विल बी लार्ज। तो इससे क्या होगा, रेट जो होगी चेंज इन मोमेंटम की, मोमेंटम में जो चेंज की रेट थी यानी फोर्स था वो क्या होगा, लार्ज होगा, वो लार्ज होगा। देयरफॉर ए लार्ज फोर्स would have to be applied for holding the catch that may hurt the palm of the fielder। तो इस तरीके से क्या होगा, फोर्स भी लार्ज हो जाएगा क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो थी वो भी लार्ज हो गई थी क्योंकि टाइम कम हो गया था। तो इस ज्यादा फोर्स की वजह से क्या हो सकता है, उसका जो फील्डर का पाम हर्ट हो जाएगा। इन हाई जंप एथलेटिक इवेंट द एथलीट्स आर मेड टू फॉल आइदर ऑन अ कुशन बेड और ऑन अ सैंड बेड। तो जब भी हाई जंप का जो है गेम होता है, हाई जंप का जो गेम होता है जिसमें ऊपर जाते हैं, कूदते हैं, तो उसमें क्या होता है, एथलीट्स जो होते हैं, एथलीट्स को किस पे गिराया जाता है, या तो कुशन बेड में, एक कुशन टाइप का बेड होता है, सॉफ्ट बेड टाइप का होता है, या सैंड पे गिराए जाते हैं उनको, या सैंड पे या कुशन बेड पे उनको गिराया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, सैंड बेड या कुशन बेड पे गिराने से, दिस इज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ द एथलीट फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप। तो इससे क्या होता है, जो टाइम होता है उस पर टाइम होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कौन सा टाइम, एथलीट्स फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप। तो जब एथलीट जंप कर लेता है उसके बाद जो वापस गिरता है एथलीट जंप के बाद, तो जो फॉल होके रुकने का टाइम है वो बढ़ जाता है। अब जैसे ही टाइम बढ़ेगा तो टाइम बढ़ने से क्या होगा, दिस डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो टाइम बढ़ा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि टाइम नीचे है डिनोमिनेटर में, तो टाइम बढ़ेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाएगा। हेंस द फोर्स, इसी तरीके से फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। तो एफ क्या था, एफ ये था हमारा, एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो इसमें से ना तो हम मास चेंज कर सकते हैं एथलीट का, ना उसकी फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी हम चेंज नहीं कर सकते। हम क्या चेंज कर सकते हैं, केवल टाइम। तो टाइम ज्यादा हो जाएगा कुशन पे वो स्लोली स्लोली जीरो होगा, क्योंकि कुशन अंदर की तरफ धंस जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, या सैंड भी सॉफ्ट होती है तो अंदर की तरफ थोड़ी सी धंस जाएगी और इस तरीके से उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। लेकिन अगर वो सॉलिड होगा तो वो इमीडिएटली उसका जो है उसकी जो मोमेंटम है वो सडनली जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा और टाइम क्या होगा, बहुत कम मिलेगा, तो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये फोर्स कम करते हैं कुशन बेड पे गिरने में, कुशन बेड या सैंड बेड पे गिरने में। ट्राई टू पॉन्डर हाउ अ कराटे प्लेयर ब्रेक्स अ स्लैब ऑफ आइस विद अ सिंगल ब्लो। तो इसके बारे में आप इसी तरीके से सोचने की कोशिश करो कि कैसे एक कराटे का प्लेयर आइस की स्लैब जो होती है, जो बर्फ की स्लैब होती है, बर्फ की सिल्ली जिसे बोलते हैं, उसे एक सिंगल उससे तोड़ देता है, सिंगल हैंड मार के तोड़ देता है कराटे प्लेयर। तो सोचने की कोशिश करें कि कैसे तोड़ देता है एक कराटे प्लेयर बर्फ की सिल्ली को। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यहां ये बता रहे हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, जो इनर्शिया वाला लॉ था, उसको भी हम सेकंड लॉ की तरह स्टेट कर सकते हैं, सेकंड लॉ की फॉर्म में स्टेट कर सकते हैं। कैसे, F इज इक्वल टू एम ए, ये हमारा सेकंड लॉ था। अब क्या करा हमने, F इज इक्वल टू ए की वैल्यू लगा दी, ए की वैल्यू क्या थी, V माइनस यू बाई टी।
तो हम फर्स्ट लॉ को सेकंड लॉ की तरह, सेकंड लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एम वी माइनस यू बाई टी, ये ए की वैल्यू हो गई। इसमें से टी को इस साइड ले गए, एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। तो एफ टी को इस साइड ले गए, एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। इसका मतलब क्या हो, दैट इज व्हेन एफ इज इक्वल टू 0 वी इज इक्वल टू यू। तो अगर एफ फोर्स 0 कर दे, फोर्स 0 करा तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये क्या रहेगी, 0। 0 का मतलब क्या हो गया, एम वी माइनस एम यू इज इक्वल टू 0। दूसरी साइड ले गए तो एम यू इज इक्वल टू एम वी, एम से एम कैंसल आउट हो गया, u इज इक्वल टू वी। तो अगर फोर्स 0 है तो v और u क्या रहेंगे, बराबर, फॉर वॉट एवर टाइम, चाहे कितनी भी देर हो, चाहे कितनी भी देर हो, क्योंकि टाइम तो इसके मल्टीप्लीकेशन में फोर्स 0 है, तो इससे चाहे कितना भी टाइम लगे, अगर फोर्स 0 है तो v किसके बराबर रहेगा, u के। दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u थ्रू आउट द टाइम t। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा तो ऑब्जेक्ट क्या है, वेलोसिटी u से चलता रहेगा चाहे कितना भी टाइम लगे, क्योंकि टाइम का कोई रोल ही नहीं आ रहा इसमें। इफ u इज 0 देन v ऑल्सो बी 0। तो अगर उसकी वेलोसिटी है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से चलता रहेगा। अगर u 0 है यानी वो रेस्ट में है तो v भी 0 होगा, तो यानी वो रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही पड़ा रहेगा चाहे कितना भी टाइम लग जाए। तो इस तरीके से हमने सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ बनाया, दैट इज द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, f इज इक्वल टू एम ए था, a की वैल्यू लगा दी एम वी माइनस यू बाई टी। तो t को इस साइड ले गए f के साथ एम वी माइनस एम यू। तो अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स नहीं लगने के केस में क्या आ गया, v और u दोनों इक्वल आ गए थे चाहे कितना भी टाइम हो। तो अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से चल रहा है, किसी वेलोसिटी u से चल रहा है तो वो चलता रहेगा चाहे कितना भी टाइम हो, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। और अगर वो u 0 है यानी वो चल नहीं रहा तो वो रुका ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लग जाएगा। तो इस तरीके से हमने सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ देखा। फर्स्ट लॉ क्या था कि कोई चीज अगर मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगा दिया। तो यही बात यहाँ पे आई कि v u के बराबर रहेगा, यानी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर रहेगी चाहे कितना भी टाइम रहे जब तक फोर्स 0 है। और अगर वो रेस्ट में u 0 है तो वो 0 ही रहेगा, वो रिमेन रहेगा रेस्ट में ही जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लग जाता। तो इस तरीके से हमने सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ बना लिया। तो अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। एग्जाम्पल 9.1, एक कांस्टेंट फोर्स एक्स ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम। तो मास कितना दे रखा है, 5 किलोग्राम, और एक कांस्टेंट फोर्स इस पे लगा हुआ है फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। तो टाइम कितना दे रखा है 2 सेकेंड, मास 5 किलोग्राम, कांस्टेंट फोर्स है। इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑब्जेक्ट की क्या कर रहा है, वेलोसिटी को बढ़ा दे रहा है। तो पहले वेलोसिटी कितनी थी 3 मीटर पर सेकेंड, बढ़ा के इसने कितनी कर दी 7 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ गई कितने टाइम में, 2 सेकेंड में। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो अब हमें फोर्स बताना है कितना फोर्स था। तो फोर्स लगा, 5 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट था, उसकी जो स्पीड थी 3 मीटर पर सेकेंड थी इनिशियली, उसे बढ़ा के 2 सेकेंड टाइम में इसने कितना कर दिया 7 मीटर पर सेकेंड। तो हमें फोर्स बताना है। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, अगर वो फोर्स 5 सेकेंड लगा रहे, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर सेम फोर्स अगर हम, तो अब पहले तो हमें फोर्स बताना कितना है। अगर वही फोर्स 2 सेकंड की जगह 5 सेकंड लगा रहा है तो अब उसके बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो 2 सेकंड में तो 7 हो गई है, लेकिन 5 सेकंड में कितनी होगी, तो ये हमें बताना है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v कितनी है 7 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना दे रखा है 2 सेकेंड, और मास कितना था 5 किलोग्राम। तो अब फोर्स की इक्वेशन लगाते हैं। फोर्स की इक्वेशन क्या थी, m ब्रैकेट में v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। f कितना आ गया, m की जगह रखा 5 किलोग्राम, v माइनस यू कितना आया 7 माइनस 3, और टाइम कितना रखा डिवाइडेड बाई 2। तो 5 7 माइनस 3 करेंगे तो कितना आया 4, और इसकी पूरे किससे डिवाइड हो रही है 2 से। तो 5 इंटू 4 20 डिवाइडेड बाई 2,
और फोर्स किस में आता है, न्यूटन में, तो 10 न्यूटन फोर्स हो गया हमारा। तो इस तरीके से हमने फोर्स निकाला, फोर्स कितना था 10 न्यूटन का। अब 10 न्यूटन का फोर्स अगर हम लगाए रखेंगे, कितनी देर लगाए रखना है हमने, 5 सेकंड, 2 सेकंड की जगह, ठीक है। अब फोर्स तो पता चल गया हमें 10 न्यूटन है, यही फोर्स अब हमने 5 सेकंड लगाना है, टाइम को बढ़ा देना है। इफ दिस फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, तो यानी टी की वैल्यू कितनी हो गई है, 5 सेकंड हो गई। देन द फाइनल वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय रीराइटिंग द इक्वेशन 9.5। तो अब हमने इक्वेशन को फिर से लिखना है। अब ये नहीं है कि हम पुराने वाले में जो है सेम रख देंगे, हम इसे इक्वेशन को फिर से लिखेंगे। तो क्या था, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। टी को इस साइड ले गए तो क्या हो गया हमारे पास, एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। अब इसमें से हमें v चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, ये एफ टी माइनस और ये वाला इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, एफ टी प्लस एम यू इज इक्वल टू एम वी। अब m यहां रह गया तो m से सारे को डिवाइड कर देते हैं, तो सारे को डिवाइड कर दिया तो यहां क्या आ गया, एफ टी अपॉन एम प्लस m और m इसमें डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, एफ टी अपॉन एम प्लस यू इज इक्वल टू वी। तो ये हमारी v की इक्वेशन आ गई, तो v इज इक्वल टू यू एफ टी बाई एम, तो ये हमारी नई इक्वेशन आ गई। अब इसमें वैल्यू रखते हैं सब, तो v तो हमने निकालना है, u कितना था हमारा, u 3 था, 3 मीटर पर सेकंड, f कितना आया था 10 न्यूटन, कितने टाइम के लगा रहे हैं 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड, और मास कितना है 5 kg, तो 5 से 5 कैंसल आउट हो गया, तो 3 प्लस 10 कितना आया हमारा 13। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड हो जाएगी अगर हम वही 10 न्यूटन का फोर्स 5 सेकंड तक लगाए रखें। तो अगर हम फोर्स को हमने 2 सेकंड लगाया तो 7 मीटर पर सेकंड हो गई थी 3 से, और 5 सेकंड लगाए रखेंगे तो 13 मीटर पर सेकंड हो जाएगी।